हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिटी कांस्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस देखेंगे। आपका लास्ट वीडियो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप साथ के साथ कर रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो। देखो फर्स्ट आपके एसिडिटी कांस्टेंट देख लो। ठीक है, एसिडिक नेचर के लिए हम एसिडिटी कांस्टेंट निकालते हैं के ए की वैल्यू। ठीक है, बेसिसिटी के लिए हम के बी निकालते हैं। तो एसिडिटी कैसे निकालो, रिएक्शन करो, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयनाइन प्लस में H3 ऑपोजिट। रिएक्शन हमने काफ़ी बार कर ली। अब निकालोगे तो प्रोडक्ट की बाई रिएक्टेंट। तो इसमें क्या है, RCOO नेगेटिव इसकी कंसनट्रेशन और H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस। बाई में क्या आ जाएगा, वाटर की तो 1 हो जाएगी हाई, RCOO। ये हो जाएगा के की वैल्यू एसिडिटी कांस्टेंट। उसमें आप देखेंगे के की वैल्यू हाई है या लो है, कितनी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर पी के वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। पी के क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा, कोई कंपाउंड उससे ज़्यादा एसिडिक है तो उसके पी के वैल्यू कम मिलेगी, लो मिलेगी, अपोजिट रिलेशन होगा। ठीक है, ये तो हमने सिंपल है देख। अब हम ये देखना है कि कोई जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ये है RCOOH है जनरल। इफ़ आर की 2 टर्म हो सकती है, या तो वो आपके पास हो सकता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का, ये हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, मतलब डोनेटिंग बोल सकते हो या रिलीजिंग बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन देगा। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या शिफ्ट होता है, एसिडिक करेक्टर कौन सा स्टेबलाइज करता है कौन सा। तो हम क्या देखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं ना, यहाँ पे आपसे समझ लो जी, यहाँ पे है आपका CH2COOH है। जब कोई भी आपके पास जैसे तो हम पता है, देखो ब्रेक करेंगे तो ये H नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब हम कार्बोक्सिलेट एनाइन है ना, वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन हो जाता है, तो वो स्टेबलाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट लाइन को। तो एसिडिटी है ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाले की बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सारी और डिस्पर्स है GCH2। देखो कार्बो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, डिस्कस कर। नेगेटिव चार्ज आप डिस्पर्स होगी, आप ऐसे दिखा सकते हो क्या यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है। ठीक है, विदड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो विदड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जी वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, जी है ना अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो डिस्पर्स हो जाएगा नेगेटिव चार्ज एनाइन का और इसको स्टेबलाइज करेगा। तो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन अगर आपके पास जी यहाँ पे जी से डैश मान लो या और कोई टर्म ले लो, वो अगर रिलीजिंग होता है यहाँ पे सेम CH2, यहाँ पे O या नेगेटिव, देखो यहाँ पे इतना है। तो रिलीजिंग वाला क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप है लाइक कोई कुछ है, वो तो डोनेट करेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दे रहा है अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो ये इंटेंसिफाई करेगा नेगेटिव चार्ज को एनाइन, तो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, ये तो कर रहा है आपको डिस्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज को, और ये कर रहा है स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये अनस्टेबल, तो इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं ना कार्बोक्सिलिक आयन को, वो तो इंटेंसिफाई कर देते हैं नेगेटिव चार्ज को, स्टेबलाइज करते हैं डिस्टेबलाइज, तो इसलिए वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं कंपेयर टू रिलीजिंग के। ठीक है, तो इनका एसिडिक करेक्टर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। के की वैल्यू किसकी ज़्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाले में और कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले से। ठीक है, तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे, फिर बताओगे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन कैसे क्या हो रहा है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपल आप एलिफेटिक में भी दे सकते हो। जैसे एलिफेटिक एसिड हो, जितना आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही आपकी एसिडिटी की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। कैसे, अब देखो 2 है आपके पास, एक है आपके पास फ्लोरो एसिटिक एसिड, एक है आपके पास ब्रोमो एसिटिक एसिड, एक आपके पास आयोडो एसिड। अब हमें पता है इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन वाला। जितना ज़्यादा आप ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग आपका बढ़ा देता है एसिडिटी को, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, उतनी एसिडिटी की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा क्लोरीन की बजाय, क्लोरीन ज़्यादा करेगा आयोडीन की बजाय। तो फ्लोरीन जैसे ये आ जाए CS, तो ज़्यादा करेगा देन क्लोरीन वाले से, देन ब्रोमीन आयोडीन वाले से, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा डिस्पर्जन होगा नेगेटिव चार्ज का, स्टेबलाइज करेगा, तो एसिडिक करेक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही एसिडिटी पे ज़्यादा। अगर मान लो आपके पास एक फ्लोरो ये वाला, एक के पास Cl2COOH ये है आपके पास, हमने मान लिया। एक आपके पास CCl3, एक में एलोजन एक है, एक में 2 हैं, 3 लगे हुए हैं। तो 3 वाले ये इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा इसकी बजाय, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बढ़ गए, तो ज़्यादा वहीं डिस्पर्जन होगा नेगेटिव, ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो नंबर ऑफ अल्काइल, जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना ही एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा होगी।
ठीक है, एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले में क्या से अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला जैसे अगर आपके पास एक तो फॉर्मिक एसिड है जैसे HCOH और एक आपके पास एसिडिक CH3COO, तो इन दोनों में एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा मिले, इसका, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया, ये तो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एसिटिक एसिड वीक होता है देन किसी फॉर्मिक एसिड से। तो आप ये इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप एरोमेटिक में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आपके पास एरोमेटिक करेक्टर बेंजीन है, यहाँ पे जैसे NO2 ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, तो इसका ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होता है। सब्स्टिट्यूएंट्स का रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे नाइट्रो ग्रुप आता है बेंजीन रिंग में, तो नाइट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I शो करता है, रेजोनेटिव -I भी शो करता है, NO2 और -R भी शो करता है। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, जैसे आप बता दोगे किसके ऊपर कौन सा ऑपरेट होता है, तो यह सिंपल आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो ऑल थिंग्स। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। अगर हैलोजन का इफेक्ट पूछ ले तो वहीं इलेक्ट्रॉन जैसे विद्रोइंग इंडक्टिव फैक्टर है, तो विद्रो कौन कर रहा है, किस पोजीशन पे कर रहा है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके पास ये है बेंजीन, अगर एक ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सिंपल, यहाँ पे तो लगा है आपका मान लो ऑर्थो पे, और नेक्स्ट वाला है ना मान लो COOH है, ये आपका मेटा पे लगा हुआ है, और देन ये आपका लगा हुआ है सीड पैरा पे लगा हुआ है, ठीक है। और एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर तो हमें पता चल गया हैलोजन वालों का होगा, तो इसका तो सबसे कम हो गया। अब इन तीनों में से देखना है आपको कि मेटा का हो रहा है या किसका हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमें समझने के लिए आपको देख, जब क्लोरीन है ना आपका पैरा पोजीशन पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो विद्रोइंग इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो अपोज कर रहा है रिलीजिंग वाले का, तो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है रेजोनेंस वाले की, तो ओवरऑल इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग का ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो क्लोरीन सिंपल वाले से तो ज़्यादा होगा। लेकिन मेटा में है तो ओनली इसमें इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट हमें पता है कि मेटा के ऊपर कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, ओनली ऑर्थो और पैरा पे लगता है। तो मेटा वाले में ओनली किसका इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग वाले का, इसका सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो क्योंकि देखो दो लगते हैं, एक तो रेजोनेंस वाला लगता है, एक इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग, तो दोनों अपोज करके जो ओवरऑल रिजल्ट आता है उसकी वजह से आती है आपकी एसिडिक करेक्टर की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेटिंग है वो तो लग ही नहीं रहा, ओनली इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग वाला लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इसमें मेटा वाले में, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग इफेक्ट है, कार्बोक्सिलेट नहीं ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इस केस में बढ़ जाएगा, तो इसलिए मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा पैरा वाले से, ठीक है। और ऑर्थो वाले में कैसे देख सकते हो आप, जैसे ऑर्थो है आपका, मेटा वाले का तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है पैरा वाले से ज़्यादा है, ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है देन दोनों से बहुत पैरा। ये हम थोड़ा ऑर्थो इफेक्ट डिस्कस कर सके हैं। वैसे आपको पता नहीं चाहिए ऑर्थो के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या वो उसकी एसिडिक करेक्टर की वैल्यू उससे ज़्यादा ही मिलती है हमेशा और से, ठीक है। प्रैक्टिकली जितने भी ग्रुप आप अटैच करते हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देता है ऑर्थो पोजीशन की, इसी को हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। किसी वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ऑर्थो इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हुआ है, क्या रीज़न है इसका, ठीक है। तो आप सिंपल आपको पता नहीं चाहिए कौन से ग्रुप पे क्या लग रहा है। अगर आपके पास इसी में आप हाइड्रोक्सिल वाले लेते तो उसकी मेटा की ज़्यादा हो जाती फिर एसिड की, क्योंकि वहाँ पे डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप आ जाता, तो ऐसे देख सकते हो। और टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सिंपल टेस्ट है तो ब्लू को रेड में कर रहा है तो आप बोल सकते हो एक विक्टर मीयर टेस्ट होता है, जैसे एफरवेसेंस भी दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जब उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो ना तब भी, तो उससे भी आप इसको कंफर्म कर सकते हो। तो ये आप चैप्टर लास्ट वीडियो थी, चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अनदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।